हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट 3 अप्रैल 2025 से स्टार्ट है, मीन्स पहला पेपर, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पहला पेपर है आप सभी का, जो दोस्तों फर्स्ट मीटिंग में है और ये 50 नंबर का पेपर है। तो इसमें दोस्तों अतिलघुत्तरीय प्रश्न पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? प्लेटो का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? महर्षि वेद व्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? तो दोस्तों महर्षि वेद व्यास का कथन है कि ज्ञान यानी शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। मीन्स इन्होंने क्या कहा दोस्तों शिक्षा के विषय में कि शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, मीन्स वो रास्ता ही नहीं दिखाता, बल्कि वह हम सभी को बोलना, चलना और हम लोगों से कैसे बातचीत करें, व्यवहार करें, बोलें, बड़ों के साथ कैसे बात करें, छोटों के साथ कैसे बात करें, ये सभी सिखाता है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। भौतिक का मतलब दोस्तों जैसे जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, ये दोस्तों इसमें भौतिक कहा गया है। जैसे मान लीजिए बैग है, हम सभी के लैपटॉप है, ये सब छुआ जा सकता है, तो ये सब भौतिक वस्तुओं में आता है। सामाजिक में जानते हैं दोस्तों, लोगों से मतलब कहाँ पर रहते हैं हम लोग, किस जगह पर, वहाँ पर। और आध्यात्मिक का दोस्तों मतलब होता है धार्मिक से, तो वातावरण के अनुकूल बना लेता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षा की उद्देश्य की आवश्यकता है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, मतलब शिक्षा का उद्देश्य ही क्यों होना चाहिए, ये ज़रूरी क्यों है, या क्या इसकी आवश्यकता है? तो दोस्तों उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य एक पूर्व का मतलब पहले, दर्शित लक्ष्य है, पहले से ही दोस्तों ये लक्ष्य रहता है उद्देश्य का शिक्षा के लिए, जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, मीन्स मोटिवेट करता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है या स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों ये कथन अरस्तू का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, मतलब ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन विलियम शेक्सपियर का है। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों की उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और सच्ची शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है, यह किसने कहा? तो ये दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? संकुचित का मतलब जो होता है दोस्तों छोटा होता है। क्या होता है? छोटा, मतलब बहुत छीड़ या बहुत छोटा उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों अर्थ है क्या है? आत्माभिव्यक्त अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। आत्माभिव्यक्त का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों हम सभी हैं अपने स्वयं के विचार जो प्रदर्शित करते हैं, मतलब स्वयं जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं उसको हम किसी के सामने प्रकट करें, तो ये क्या है दोस्तों? आत्माभिव्यक्त। और सर्वांगीण का मतलब दोस्तों सभी, पूरा मतलब। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? दोस्तों शिक्षा जैसे एक होती है औपचारिक, एक होती है अनौपचारिक। तो दोस्तों पहले हम औपचारिक जान लेते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा में हम सभी जैसे विद्यालय जाकर जो शिक्षा अर्जित करते हैं, ये औपचारिक शिक्षा में आती है। और जो शिक्षा हम घर पे रह के सीखते हैं या कोई चीज़ बात सीखते हैं, तो ये अनौपचारिक शिक्षा में आता है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक का मतलब दोस्तों अचानक,
सर्वत्र, सभी जगह, सभी दशा, परिस्थिति, अवस्था एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। मतलब कोई इसका निश्चित स्थान, निश्चित समय नहीं होता अनौपचारिक शिक्षा का। लेकिन दोस्तों जो औपचारिक शिक्षा होती है इसका एक निश्चित समय, निश्चित स्थान होता है और एक निश्चित उद्देश्य होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे दोस्तों। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं। तो दोस्तों दूरस्थ शिक्षा के 3 घटक हैं। एक है मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। मुक्त का मतलब दोस्तों क्या हो, जैसे कि मतलब फ्री, एक हिसाब से बोलते हैं मुक्त का मतलब फ्री। फिर मुक्त अधिगम, अधिगम को मतलब जानते हैं आप सभी, सीखना होता है। पत्राचार शिक्षा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है। तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली है जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। जैसे दोस्तों इग्नू है, जो इग्नू का कोर्स होता है, ये दोस्तों जो पुस्तकें होती हैं वो डाक के माध्यम से ही आती हैं। तो यहाँ पर आप पत्राचार शिक्षा में सबसे बड़ा उदाहरण इग्नू को मान सकते हैं दोस्तों। इग्नू सुना होगा जरूर आप सभी ने नाम। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है। तो वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा। वेद पर आधारित होनी चाहिए जो शिक्षा, या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, यह है वैदिक कालीन शिक्षा। फिर दोस्तों नेक्स्ट टाइप चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, स विद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है। ऐसा ज्ञान जो उससे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। मुक्ति का मतलब मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर जो सेंस लिया गया अलग। मोह का मतलब लालच, इन सब चीज़ों से अलग हो, मतलब मुक्ति, मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, ऐसा ज्ञान हो। तो इसे सा विद्या या विमुक्ति का ये अर्थ है दोस्तों। फिर नेक्स्ट साइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों यह शिक्षा गुरु घर कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहा जाता है। कहते हैं यह शिक्षा गुरु घर, मतलब जहाँ पर गुरु है उनका घर जो होता है वहाँ पर यह कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में एक वेद का ज्ञाता को क्या कहते थे। तो दोस्तों प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। एक वेद के ज्ञाता क्या कहते थे, स्नातक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी। और दोस्तों मैंने इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न 2023 में आया था पेपर, उसके मैंने दोस्तों क्लास ली, इससे पहले वीडियो आप सभी देख लीजिएगा जाके। 15 क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व कराए हैं। एक मतलब नॉर्मली तौर पर देख लीजिएगा, चाहे आप 2 स्पीड लगा लीजिएगा, एक बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मतलब वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिए। जो चीज़ आप एक बार देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं, जितना ज़्यादा रिपीट, मतलब रिवीजन उसे बोल सकते हैं, रिपीट बोल सकते हैं, करेंगे उतना ही ठीक रहता है। क्योंकि वहाँ पेपर में जो याद रहता है सबसे पहले वही आता है माइंड में। आप लोगों ने ऐसा फील ज़रूर किया होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।